हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो आज हम लोग पहले तो असाइनमेंट के क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद एक बार देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ मेरा लाइव आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ जी, आ गया। ठीक है। गुड इवनिंग सुरेंद्र, गुड इवनिंग उत्कर्ष। असाइनमेंट करके आए हो कि नहीं आए हो? असाइनमेंट आप करके आए हैं या नहीं आए हैं? ठीक है। तो रुक गया है क्या वीडियो? चेक करो। असाइनमेंट कहाँ मिलेगा? असाइनमेंट कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर डला हुआ है असाइनमेंट बच्चों। सर एसआरजी में आप पढ़ाते हो? हाँ मैं ही पढ़ाता हूँ बेटा, मैं ही पढ़ाता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इन द फॉलोइंग केसेस इफ रोलिंग ऑब्जेक्ट इज अ रिंग, अ डिस्क, अ सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को करने के पहले एक बड़ी शानदार सी चीज डिस्कस करने जा रहा हूं, और वो डिस्कस क्या करने जा रहा हूं, रिवाइज कराने जा रहा हूं। अगर आपको याद हो तो यहां से x बराबर I बाई एम आर डिस्टेंस पर अगर आप फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन जीरो होगा। ठीक है। अब अगर आपने फोर्स इसके ऊपर लगाया किसी पॉइंट पर तो फ्रिक्शन आगे होगा, फ्रिक्शन आगे होगा। और अगर आपने फोर्स इस पॉइंट के नीचे लगाया तो फ्रिक्शन इस केस में पीछे होगा। ये कैसे? ये बड़ा सिंपल सी बात है। अगर मैं यहां से फोर्स लगाता हूं तो यहां पर चलने की टेंडेंसी नहीं रहती है, तभी तो फ्रिक्शन नहीं लगता है। अब अगर मैंने इससे ऊपर फोर्स लगाया तो टॉर्क की वैल्यू ज्यादा होगी, तो ज्यादा तेजी से घूमेगा, तो इसकी टेंडेंसी किधर जाने की होगी? पीछे जाने की। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे। तो अगर इस पॉइंट से ऊपर आप कहीं पर भी फोर्स लगाते हो तो फ्रिक्शन आगे लगेगा, और इस पॉइंट के नीचे आप कहीं पर भी फोर्स लगाते हो तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? अब यहां पर आ जाओ। सबसे पहले अगर ये r/2 पर लग रहा है तो रिंग के लिए हमने चारों के लिए वैल्यू निकाली थी। रिंग के लिए ये वैल्यू r आई थी। तो अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो हमें पता है रिंग में टॉप मोस्ट पॉइंट पर फोर्स लगाने पर फ्रिक्शन जीरो होता है। तो इससे नीचे कहीं भी लगाओगे, नीचे कहीं भी लगाओगे तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे, क्योंकि टेंडेंसी आगे जाने की होगी। तो ए ऑप्शन में फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर आएगा बच्चों? पीछे की ओर। बी डिस्क, डिस्क में तो हमें पता है डिस्क के लिए वैल्यू ही r/2 होती है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो आएगी। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर में x की वैल्यू आती है कितनी आती है बच्चों? 2r/5 आती है ना। 2r/5 अगर ध्यान से देखो तो 2r/5 r/2 से छोटा है या r/2 से बड़ा है? तो मेरे हिसाब से 2r/5, अगर ये r/2 है तो 2r/5 थोड़ा नीचे लाई करेगा, क्योंकि ये वैल्यू छोटी है। ऐसे समझो कि अगर ये 2r/4 होता तो ये r/2 होता। अब 5 आपने लिखा है 4 की जगह, तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। इसका मतलब आप ऊपर फोर्स लगा रहे हो। अगर ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे। तो सॉलिड स्फीयर के केस में बच्चों फ्रिक्शन लगेगा आगे। ठीक। अब बचा हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर के केस में x की वैल्यू आएगी 2r/3, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr²। ठीक है। तो 2r/3 ये वैल्यू आएगी हॉलो स्फीयर के केस में। और 2r/3 जाहिर सी बात है कि बड़ा है r/2 से, इसका मतलब 2r/3 यहां कहीं होगा।
और आप फोर्स लगा रहे हो नीचे, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की ओर लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की ओर, दैट्स इट। तो रिंग में पीछे की ओर, डिस्क में 0, सॉलिड स्फीयर में आगे की ओर और हॉलो स्फीयर में पीछे की ओर। ये है आंसर्स इन चारों पार्ट के। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन देखते हैं। रोनित ने कहा सर असाइनमेंट कहाँ मिलेगा, ये सारी बातें हो चुकी हैं, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ मैक्स, थैंक यू, फॉर पूछते हैं कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू सो दैट रोलिंग अकर्स, ठीक है, रोलिंग मोशन अकर्स। तो अगर इसको रोलिंग करना, ये हो गया कैंसिल, ए की वैल्यू आती है 4F/3m, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आती है, फ्रिक्शन की वैल्यू आती है F/3 आती है, निकाल के देखिएगा आगे की ओर आएगा, फ्रिक्शन आ गया आगे की ओर F/3। अब चेक करिए जरा, बहुत बहुत मजेदार बात आने वाली है। आप जैसे जैसे F बढ़ाओगे, Fr मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रिक्शन, रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रिक्शन बढ़ेगी, रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रिक्शन इंक्रीज करेगी। आपको पता है कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों म्यू एन होती है, मतलब यहां पर म्यू mg हो जाएगी, क्योंकि n की वैल्यू mg के बराबर है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। और ये है रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट कितनी है F/3, जो कि F जितना ज्यादा करते जाओगे रिक्वायरमेंट उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो मैक्सिमम F की वैल्यू पर फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट भी मैक्सिमम होगी, लेकिन वो म्यू एन से ज्यादा नहीं हो सकती, अदरवाइज स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F हम क्या लिखेंगे बोलो, F/3 ये है रिक्वायरमेंट, ये बराबर होना चाहिए म्यू mg के। तो F की वैल्यू आती है 3 म्यू mg। 3 म्यू mg से ज्यादा फोर्स लगाओगे भैया तो रोलिंग नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आने वाले समय के लिए, मतलब आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर देंगे इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ लो किसी को भी। रोनित ने चैनल का नाम पूछा है, कोई चैनल का नाम बता सकता है तो रोनित को चैनल का नाम बता दो यार, टेलीग्राम वाले, ठीक है। इसके बाद फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ v, नहीं म्यू मिनिमम फॉर प्योर रोलिंग। अब वही उसी क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, ये कह रहे हैं कि हम फोर्स सेंटर पे लगा रहे हैं और उसकी वैल्यू है F, तो म्यू की मिनिमम वैल्यू बताइए ताकि रोलिंग हो। तो क्या करें, फिर से वही सेम चीज, देखो जरा ध्यान से। यहां पर अगर डिस्क में F लगा, ये डिस्क है, तो हम कहेंगे Fr बराबर 3/2 mr² अल्फा मतलब A/r, क्योंकि रोलिंग हो रही है, A की वैल्यू आती है 2F/3, ठीक है। तो यहां से फ्रिक्शन की वैल्यू आती है F/3 पीछे, यहां पर आती है फ्रिक्शन की वैल्यू F/3। अगर आप चाहते हो कि रोलिंग हो तो ये F/3 म्यू की मिनिमम वैल्यू के लिए वही पिछला वाला क्वेश्चन टाइप इसके बराबर होना चाहिए, और यहां से भी वैल्यू कितनी आती है म्यू mg, 3 म्यू mg। तो यहां पर F की वैल्यू 3 म्यू mg आती है, जबकि F की नहीं पूछी गई है, सॉरी, यहां पर म्यू की वैल्यू पूछी गई, तो हम लिखेंगे F/3 mg। म्यू की ये मिनिमम वैल्यू है, अगर आप चाहते हो ये रोलिंग करे तो इससे कम कर दोगे म्यू की वैल्यू तो फ्रिक्शन की वैल्यू F/3 से कम हो जाएगी, मतलब F/3 प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि म्यू एन की वैल्यू F/3 से छोटी होगी, और म्यू एन की वैल्यू अगर F/3 से छोटी होगी तो जाहिर सी बात है ये रोलिंग नहीं कर पाएगा। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे अब ये 3 क्वेश्चन असाइनमेंट में दिए गए थे आपको, चूंकि मैं जैसा कि बता चुका हूं आपको, असाइनमेंट के क्वेश्चन जो है वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस इसलिए हैं क्योंकि डेली दे रहे हैं आपको, इसलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन, अगर पूरा आप रोटेशन एक साथ इकट्ठा करोगे तो आपको पता चलेगा कि काफी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं, लास्ट क्लास पे हम लोग पॉइंट्स ऑफ परकशन की बात कर रहे थे।
आज भी पॉइंट्स ऑफ परकशन की बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉइंट ऑफ परकशन ध्यान से सुनना। पॉइंट ऑफ परकशन के साथ साथ आज मैं आपको एंगुलर इंपल्स भी पढ़ाऊंगा और वहां पर भी ये बातें करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एंगुलर इंपल्स पढ़ाऊंगा, मतलब सबसे पहले पॉइंट ऑफ परकशन पढ़ा देता हूं और उसके बाद उसी में एंगुलर इंपल्स की जरूरत पड़ेगी तो आपको एंगुलर इंपल्स भी बता दूंगा, ठीक है। मान लीजिए ये डिस्टेंस है, ये है सेंटर ऑफ मास, और ये है r और ये है x। ये सेंटर ऑफ मास से एक तरफ r डिस्टेंस पे है और दूसरा वाला जो पॉइंट ऑफ परकशन का पेयर है वो x डिस्टेंस पे है। मैं पानी की बोतल निकाल लेता हूं यार। हाँ, तो यहां से आओ। अब अगर मैं चाहता हूं ये आईसीआर बने, ध्यान से सुनना, बहुत समझदारी वाली बात है भाई ये। हाँ, तो इस पॉइंट P के अबाउट, हवा में ये पॉइंट P है, इसके अबाउट इस पर एंगुलर, इस पर टॉर्क बताइए कितना है। कमेंट सेक्शन में लिखिए इस पे टॉर्क कितना है पॉइंट P के अबाउट। अक्षत तिवारी, अगर आप अपनी कोचिंग से सेटिस्फाइड हैं बेटा तो कोचिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। अगर आप अपनी कोचिंग से अक्षत तिवारी सेटिस्फाइड हैं बेटा तो आपको कोचिंग चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जबरदस्ती। अगर आपको परेशानी हो रही है, दिक्कत आ रही है तो चेंज करें, अदरवाइज बच्चे किसी लोभ में आकर के, किसी की फैन फॉलोइंग देख करके कोचिंग चेंज कर लेते हैं। मेरा मानना नहीं करनी चाहिए, इससे उनका डिस्टरबेंस होता है, पढ़ाई का डिस्टरबेंस होता है। अगर आपको परेशानी नहीं है, विश्वास मानिए, आप किसी भी कोचिंग में हो, XYZ किसी भी कोचिंग में हो और आपको सारे सब्जेक्ट समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना, तो आप अपनी कोचिंग मत छोड़ें, मेरा ये मानना है, बिल्कुल भी मत छोड़ें। और इवन मैं तो ये भी कहता हूं कि भाई आप 5 सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो उस सब्जेक्ट के टीचर से मिले, वहां पर अपनी ये बात रखें, अपनी ये कंप्लेन रखें कि यार ये हमें थोड़ा कम समझ में आ रहा है, हमें इसका सोल्यूशन बताएं। क्योंकि कोचिंग चेंज करने से बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो मेरा मानना यही है बच्चों, मैं इस बात पे इसलिए रुका हूं थोड़ा सा कि बच्चे जो है भावुक होकर के कोचिंग जल्दी से चेंज कर लेते हैं, मत करो। हाँ, लेकिन एक बात और बताता हूं, इसका उल्टा परेशानी है ना तो केवल नाम के कारण किसी कोचिंग में रुके मत रहो जबरदस्ती। अगर आप परेशान हो रहे हो ना किसी कोचिंग में तो प्लीज उस सिर्फ नाम के कारण उस कोचिंग में बिल्कुल मत रुकिए, नहीं तो आपका पूरा 11th भी बर्बाद हो जाएगा, पूरा 12th भी बर्बाद हो जाएगा, है ना। तुरंत कोचिंग चेंज करिए और इसकी तो मैं गारंटी लेता हूं कि अनअकैडमी में प्रॉब्लम आपको आने नहीं दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है ना। मैं हूं, सामने खड़ा हूं और आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं हूं यहां पर। चलिए भाई ध्यान से सुनना, P पॉइंट के अबाउट अगर मैं बात करूं तो या एक काम करते हैं, अभी आप इसको तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, बहुत सिंपल मेथड से चलता हूं, बिल्कुल सिंपल मेथड। टॉर्क बराबर आई अल्फा सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो याद है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क बराबर आई
अल्फा को क्या लिख सकते हैं, dl बाई dt, जहां किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। तो टॉर्क अबाउट cm dt बराबर dl cm के अबाउट। इसी चीज को बोलते हैं बच्चों एंगुलर इंपल्स। क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर इंपल्स, ठीक। अब ये एंगुलर इंपल्स किसके बराबर होगी, तो भैया टॉर्क तो पता ही हमें किसके बराबर होता है, टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, ठीक, इंटू डी टी बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। यार आर फिक्स है, क्योंकि जब आपने इंपल्स मांगी है, लगाई है, तो एक ही जगह तो लगाओगे, तो नहीं कर पाओगे यार लिमिटेड टाइम में। तो एफ डी टी बराबर डेल्टा एलसीएम, दैट मीन्स आर इंटू जो आई इंपल्स है, ये इंपल्स हो गई, बराबर डेल्टा एलसीएम। तो आज के बाद इसी चीज को लोग कहते हैं एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स, एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, इसको बोलते हैं एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। जैसे अगर मैं सर अभी आपकी सेशन है ना 7:15 से, सर उसमें क्या होगा, ईशान यस, हाँ बेटा 7:30 से है मीटिंग, 7:15 7:30 से आप लोग के साथ मीटिंग में ही बताऊंगा, अभी बताने कोई मतलब नहीं है, अभी फिलहाल इधर ध्यान दें। तो जैसे आप कहते थे फोर्स, आप क्या कहते थे, फोर्स इंटू आर बराबर टॉर्क, वैसे ही मैं कह रहा हूं इंपल्स इंटू आर बराबर एंगुलर इंपल्स जे। एंगुलर इंपल्स को चलो जे से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। तो अब वापस यहां आते हैं, तो एंगुलर इंपल्स कितना हो गया, आई इंटू आर, ये आर कितना है, सेंटर ऑफ मास से जैसे फोर्स की डिस्टेंस लेते थे वैसे इंपल्स की डिस्टेंस लो, तो आई इंटू आर बराबर डेल्टा एलसीएम, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अगर ये ओमेगा से घूमने लगा बच्चों, अगर ये ओमेगा से इंपल्स देने के बाद ओमेगा से घूमने लगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, आई सी एम ओमेगा। ये इंपल्स है, ध्यान रखिएगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो गलती मत करिएगा बच्चों। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, आई आर अपॉन आईसीएम, कैंसिल मत कर देना भैया आई, क्योंकि एक इंपल्स है और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, चलिए ये ओमेगा आ गया बच्चों, आई आर अपॉन आईसीएम। अब जरा लगाओ लीनियर इंपल्स, लीनियर मोमेंटम थ्योरम, वो क्या होती है, इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स आई दी, किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम m इंटू वीसीएम होता है, पिछले चैप्टर में बताया था, तो m इंटू वीसीएम, यहां से वीसीएम की वैल्यू आ गई आई अपॉन एम। अब आप चाहते हो ये वाला पार्टिकल आईसीआर बन जाए, तो अगर ये वाला पार्टिकल आईसीआर बनेगा तो प्योर ट्रांसलेशन से इसकी वेलोसिटी वीसी आएगी और प्योर रोटेशन से इसकी वेलोसिटी एक्स ओमेगा पीछे आएगी। और अगर आप चाहते हो, देखो भाई इसके सेंटर की वेलोसिटी हमने वीसी निकाली है ये, और इसकी ओमेगा हमने निकाली है ये, ठीक है। तो आप चाहते हो ये आईसीआर बने, तो क्या बताया था, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, पूरी बॉडी को वीसी दे दो, फिर दूसरे पार्ट में सेंटर को फिक्स कर दो, ओमेगा से घुमा दो, दोनों से वेलोसिटी निकालो, जोड़ दो, और ये बराबर होनी चाहिए मैग्नीट्यूड में। तो बराबर करता हूं, आई बाई एम बराबर आई आर बाई आई सी एम, आई से आई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या रखा था मैंने, वीसी बराबर एक्स ओमेगा, ये होगी वीसी की वैल्यू, और एक्स ओमेगा, ये ओमेगा था, ये एक्स रह गया, ठीक है। तो देखो एक्स की वैल्यू यहां से क्या आती है, आईसीएम अपॉन एम आर आ रही है क्या, ये लीजिए साहब, एक्स और आर में ये रिलेशनशिप है, एक्स और आर में ये रिलेशनशिप है। मुकुल कह रहे हैं पुरुष को कहते हैं नर, महिला को कहते हैं नारी, एमबी सर सब पे भारे, ओपी ओपी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बच्चा पार्टी समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया कि नहीं, ठीक, चलो भाई आगे बढ़े।
तो फाइनल कंक्लूजन सुनिए, कंक्लूजन सुनिएगा, बड़ा मस्त कंक्लूजन है। ये है सेंटर ऑफ मास। आपने अगर यहां y डिस्टेंस पर हिट किया तो यहां से ICM अपॉन my डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी 0 होगी, या वो ICR होगा, मतलब उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 होगी। तो ध्यान से सुनना, बैट्समैन खेलता है, ऐसे खेलता है, मान लो ये बैट है, तो जब आप खेलते हो तो आपने कभी ध्यान दिया है, कभी हाथ, जब हम बैट से जब कोई बॉल फेंकता है तो अगर बल्ले के बिल्कुल नीचे लगती है तो हाथ झंझना जाता है, बहुत तेजी से ऐसे ऐसे करते हैं। और कभी कभार हम ये कहते हैं कि ऐसे मारते तो पूरा बहुत तेजी से छक्का वक्का भी चला जाता है, तो हम कहते हैं कि बल्ले के बीचों बीच आइए भाई, मजा आ गया। तो जो बल्ले के बीचों बैट के जो स्पॉट आई है, स्वीट स्पॉट पे आई, तो जो बैट का स्वीट स्पॉट होता है, सुना ये वर्ड स्वीट स्पॉट, बैट का स्वीट स्पॉट का मतलब होता है कि आपने अगर स्वीट स्पॉट पे बॉल पड़ी, तो जब जो पाकिस्तान वाले मैच में विराट कोहली के बल्ले के जिस पॉइंट पर बॉल पड़ी थी, जो स्ट्रेट सिक्स मारा था उसने, वो स्वीट स्पॉट पे पड़ी थी। अब ये स्वीट स्पॉट क्या होता है? स्वीट स्पॉट होता है, ये है बैट, ठीक, यहां पकड़ रखा है बल्लेबाज ने, तो ये दोनों, ये पॉइंट और ये पॉइंट जो पेयर है, ये पॉइंट्स ऑफ परकशन अगर हो गए तो ये स्वीट स्पॉट कहलाएगा। तो अगर यहां पकड़ा और यहां पर जैसे ही हिट किया, देखो जरा बॉल ने यहां हिट किया तो इंपल्स आया, इंपल्स आया, लेकिन हाथ पर इंपल्स कितना आया? क्योंकि हाथ पर इंपल्स 0 आया। क्यों आया? क्योंकि वेलोसिटी 0 होगी। वेलोसिटी अगर 0 है बल्ले की, तो आपने हाथ पर पकड़ रखा भी है तो आपको हाथ पे झटका लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हाथ पर जो जिस चीज को पकड़ रखा है, अगर आपने नहीं पकड़ा होता तो भी वेलोसिटी 0 होती। तो अगर पकड़ा है तो ज्यादा आपको फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? ऐसे ही टेनिस में होता है, लॉन टेनिस में। तो लॉन टेनिस में जब पकड़ के खेलते हैं तो लॉन टेनिस में रैकेट जो होता है वो यहां पकड़ा, यहां बॉल आती है तो बहुत इजीली शॉट चला जाता है, और बॉल अगर इधर इधर कहीं लग जाती है तो हाथ पूरा झंझना जाता है। क्यों? क्योंकि ये है स्वीट स्पॉट, ये है इसके रिलेटिव पॉइंट ऑफ परकशन। तो यहां इंपल्स पड़ी, यहाँ की वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस 0, तो आप पकड़ो चाहे ना पकड़ो वेलोसिटी ऐसे ही 0 है, तो पकड़ भी लोगे तो क्या होगा? ठीक है। और एप्लीकेशन बताता हूं, आपके आपके सिलेबस में क्वेश्चन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन सुनिएगा। ये एक रॉड है, ध्यान से सुनना, ठीक है। आपसे पूछा गया है यहां पर अगर मैं हिट करता हूं, एक पार्टिकल है जो यहां पर v वेलोसिटी से आ रहा है और इसके एंड पर हिट करने वाला है, और ये रॉड जो है वो कहीं पर हिंज नहीं है, फ्रीली कैप्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, फ्रीली कैप्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ठीक है, फ्रीली रखी है हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर। तो आपसे पूछा गया है, ओहो नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये हिंज है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, लेकिन ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। आपको बताना है, बस इतना बताना है कि हिंज रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, हिंज इंपल्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये आपको बताना है। हिंज के इंपल्स का डायरेक्शन क्या होगा? अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है ना, तो आप खट से बताओगे डायरेक्शन ऑफ हिंज इंपल्स। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं डायरेक्शन ऑफ हिंज इंपल्स। कोशिश करिए, कोशिश करिए, मैं कमेंट सेक्शन में आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं।
देखते कौन बता पाता है। मतलब इसको लोग पूरा सॉल्व करते हैं, पता है बहुत टफ क्वेश्चन हो जाता है। पता है कैसे? आप पहले इसमें ओमेगा निकालते हैं, फिर आप इसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालते हैं, फिर पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकालते हैं। अगर सिस्टम का मोमेंटम बढ़ गया तो हिंज इंपल्स आगे की ओर, सिस्टम का मोमेंटम कम हो गया तो हिंज इंपल्स पीछे की ओर, ऐसे काम किया जाता है। आंसर बताओ बाबू, आंसर बताओ, देखते हैं कौन बता पाता है। देखने का ध्यान से, ये है सेंटर ऑफ मास। मैं बताता हूं, ये डिस्टेंस L/2 है। ये डिस्टेंस क्या है? L/2 है। ऐसे ही इस डिस्टेंस को L/2 बोलोगे, ठीक है? तो इसके रिलेटिव पॉइंट ऑफ परकशन कहाँ होना चाहिए? इसके रिलेटिव, इसके रिलेटिव। तो मैं बोलूंगा इसके रिलेटिव y बराबर ICM अपॉन MR, जहां पर R क्या है? L/2। ICM क्या है? mL²/12, mL/2, ये आ गया L/6। यानी कि अगर ये L/2 पर है तो दूसरी तरफ L/6 पर जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ परकशन होगा। इसका मतलब अगर यहां हिट करोगे, इस जगह हिट करोगे, तो हिंज रिएक्शन 0 होगी। हिंज रिएक्शन कितनी होगी? 0 होगी। हिंज रिएक्शन अगर सेंटर से, मैं यहां समझाता हूं, अलग से सोचो। किसी ने कहा एक पॉइंट ऑफ परकशन अगर मैं इसको मान लूं तो बताइए गुरुजी दूसरा पॉइंट ऑफ परकशन सेंटर ऑफ मास से कितनी दूर होगा? तो थोड़ी देर पहले ही बताया है कि अगर एक पॉइंट ऑफ परकशन पेयर के एक पॉइंट की डिस्टेंस अगर y है तो दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस ICM अपॉन my होगी। ये बात बताइए ना। तो सेंटर ऑफ मास से एक पॉइंट की डिस्टेंस अगर L/2 है तो दूसरा वाला इसका पेयर जहां पर हिट करने से वेलोसिटी 0 होगी तो रिएक्शन भी 0 होगी। तो वो आ रहा है L/6। यानी कि ऐसे रॉड रखी हुई है, सेंटर से L/6 पर अगर आप हिट करोगे तो हिंज रिएक्शन 0 आएगी। कितनी आएगी? 0 आएगी। अब सोचो जरा, आप अगर इसके नीचे लगाओगे इंपल्स तो सेंटर के अबाउट ओमेगा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? इंपल्स तो सेम ही है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी, लेकिन ओमेगा बढ़ गया तो ओमेगा बढ़ गया मतलब यूं घूमने में ये वाला आर ओमेगा बढ़ गया, यानी कि अब कैंसिल नहीं होंगे तो पीछे वाला जीतेगा। यानी कि अब इसकी वेलोसिटी इस केस में अगर मैं यहां इंपल्स लगाता हूं तो इसकी वेलोसिटी की टेंडेंसी पीछे की ओर होगी। अगर इसकी टेंडेंसी पीछे की ओर है, इधर की ओर है, तो हिंज फोर्स किधर लगेगा? आगे की ओर। तो इसका आंसर है हिंज फोर्स का डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंपल्स। क्या भैया मजा आया कि नहीं आया? नहीं आया लग रहा है। चलो अच्छा, एक और एप्लीकेशन बताता हूं पॉइंट ऑफ परकशन का। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद एप्लीकेशन। अगला एप्लीकेशन, एग्जाम्पल अगला लेता हूं। इसी के बारे में मैंने पिछले क्वेश्चन में लिख दिया था धोखे से, ठीक है? क्या है अगला वाला? ध्यान देना। रॉड थोड़ी पतली हो गई भाई, रॉड थोड़ी पतली हो गई यार। इसमें वो नहीं आता क्या, अंडू का ऑप्शन? चलिए कोई बात नहीं। ये है रॉड, अब की पतली नहीं बनने दूंगा। मास m, लेंथ l की, kept freely on, मोटा पेन चल रहा है यार।
एन मोटा चल रहा है, इसको सही कैसे किया जाए भाई? कोई बात नहीं, ठीक है। तो मास एम लेंथ एल, रॉड इज केप्ट फ्रीली ऑन अ, ये क्या हो गया भाई? रॉड इज केप्ट फ्रीली ऑन अ frictionless horizontal plane, frictionless horizontal plane, horizontal plane। ठीक, क्वेश्चन सुनना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां से m मास का एक पार्टिकल आता है, m मास का एक पार्टिकल आता है v0 स्पीड से। ठीक, बोला जाता है कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। Find velocity of particle comma omega of rod and VCM of rod, center of mass की velocity rod की बताइए just after the collision, just after the collision। चलिए देखते हैं कौन बता पाता है, बताइए भाई, कोशिश करिए, फिर मैं भी देखता हूं कौन बता पाता है। डायरेक्टली आप एससीवी कर सकते हैं। सर रोटेशन कितने लेक्चर चलेगा? 4 मैक्स, 4 से 5 लेक्चर बस। बताओ भाई, जल्दी सॉल्व करो। डायरेक्टली एससीवी कर सकते हो बेटा आप, थ्योरी पढ़ो और एससीवी करो। आप पढ़ना चाहो एससीवी की थ्योरी तो पढ़ सकते हो, क्योंकि कॉम्प्रेंशन स्किल आपकी इंप्रूव होगी। तो पढ़ना तो हमेशा ही अच्छा होता है, लेकिन यदि टाइम हो तो पढ़ो बेटा, अदरवाइज मत पढ़ना, ठीक है। हाँ भाई, नहीं हुआ, बताया जाए। बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है, देखना जरा ध्यान से। वैसे तो इसको मैं सीआरटीएम एंगुलर का एंगुलर मोमेंटम निकालने के बाद फिर से बताऊंगा, ठीक है, एक और मेथड से बताऊंगा, कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मोशन से। लेकिन पॉइंट ऑफ परकशन आने के बाद अब आएगा मजा। आप इसको इस क्वेश्चन को आप फिक्स एक्सिस रोटेशन का क्वेश्चन बना सकते हो, पुराना वाला फिक्स एक्सिस रोटेशन का क्वेश्चन आप इसे बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, जरा ध्यान से सुनना। इसके रिलेटिव, इसका जो पेयर है, कौन सा पेयर? पॉइंट ऑफ परकशन वाला। अगर मैं पॉइंट ऑफ परकशन का एक पॉइंट ये मान लूं, तो इस पेयर का जो दूसरा पॉइंट होगा वो कहां होगा? अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, L/6 डिस्टेंस पर। उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जल्दी बोलो। अगर ये पार्टिकल हिट करता भी है तो उसकी वेलोसिटी बोलो कितनी होगी? 0। तो अगर मैं यहां हिंज कर दूं, अगर मैं यहां हिंज कर दूं तो हिंज क्या कुछ कर पाएगा? वेलोसिटी 0 है, तो हिंज का कोई रिएक्शन आएगा क्या? तो हिंज करो या ना करो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, तो कर दो हिंज, और ये क्वेश्चन बन जाएगा फिक्स एक्सिस रोटेशन का। तो इस क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करो,
फिक्स एक्सिस रोटेशन का क्वेश्चन बना दो कि ये रॉड हिंज है, कि कहाँ हिंज है, कि सेंटर से L/6 डिस्टेंस पर ये रॉड को हिंज किया गया है। ठीक है, ये है रॉड हिंज, और अब यहां से एक पार्टिकल आ रहा है m मास का, v नॉट वेलोसिटी का, e की वैल्यू 1 है, और अब आपको ये सॉल्व करना है। तो याद करें, थोड़ा दिमाग पे जोर डालें, ये क्वेश्चन करना मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं, ये क्वेश्चन करना मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं फिक्स एक्सिस रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल के जब हम एग्जाम्पल्स पढ़ रहे थे तो वहां पर ये क्वेश्चन किया था आपने। कैसे करते थे बच्चों, हम इसमें ये करते थे कि मान लेते थे जस्ट आफ्टर द कोलिजन डायग्राम बनाते थे, ये हिंज है तो यहाँ पर वापस से हिंज कर देते हैं। मान लेते हैं रॉड ओमेगा से घूमती है बच्चों, और इस पार्टिकल की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v1 हो जाती है। ठीक है, ये L/6 है, इसका ध्यान रखिएगा। हाँ, चलिए अब एंगुलर मोमेंटम हिंज के अबाउट हमको कंजर्व कराना है। इनिशियल बोलिए कितना होगा, हम बोलेंगे mv नॉट इंटू ये डिस्टेंस L/2 प्लस L/6, तो L/2 प्लस L/6 कितना आया बच्चों, बोलो 4L/6 बोले तो 2L/3 आया कि नहीं आया। तो ये डिस्टेंस सीधा सीधा पूरी की पूरी कितनी हो गई, ये 2L/3 डिस्टेंस हो गई। तो mv नॉट इंटू 2L/3 बराबर I ओमेगा। I किसके अबाउट, हिंज के अबाउट। तो हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट है ml²/12, ठीक है, प्लस ml²/36 इंटू ओमेगा, और ये पार्टिकल का भी आएगा, प्लस mv1 इंटू 2L/3, ये आ गया। m हो जाएगा कैंसिल, देखते हैं कितना बचता है बच्चों, v नॉट इंटू 2L/3, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं अगर हम थोड़ा इरेजर का यूज करें। हाँ, तो हम लिख सकते हैं बच्चों v नॉट माइनस v1, ठीक है, इंटू 2L/3 बराबर v नॉट माइनस v1, ये 2 नहीं आएगा, v1 आएगा, v नॉट माइनस v1 इंटू 2L/3 बराबर, इसको सॉल्व करो भाई, 12 इंटू 3 बराबर 36, तो 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 4/36 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा भाई। तो कितना बचा, ये ml²/9 बचा, चेक कर लीजिए भाई, यहां 4 नहीं, 4 क्यों आएगा, तो नहीं यहां आएगा 3 का मल्टीप्लाई, यहां 3 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 36, 3 + 1 4, 4/36, 4/36 कितना बचा, जल्दी बोलो, 2/18, तो 1/9 आ गया कि नहीं, तो ये आ गया। इससे m कैंसिल कर देते हैं, ये m से m कैंसिल बच्चों, l से एक l गया, ये हो गया 3, तो v नॉट माइनस v1 की वैल्यू आ रही है, जरा ढंग से देखिएगा कितनी आ रही है, जरा बताइए तो सही। यहां पर ये आया 3, ये रहा ओमेगा, ओमेगा यहां लिखना भूल गए हैं, तो ये वाला 2 नीचे आएगा बच्चों, L ω/6, इक्वेशन 1 चेक कर लीजिए, L ω/6, v नॉट माइनस v1 की वैल्यू। देखिए कोई डाउट हो तो पूछिए भाई, सही लिखा है कि नहीं लिखा है, चेक करिए। राहिल सिंह, मैंने बेटा रिपीटर बैच को पढ़ाया था, तो उसका तुम्हें मिल सकता है, लास्ट ईयर पढ़ाया था, ठीक है। तो v नॉट माइनस v1 बराबर, अब आते हैं E न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन में, E बराबर 1 बराबर v2 डैश, मतलब पॉइंट ऑफ कोलिजन ऑन सेकेंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी, मतलब आफ्टर द कोलिजन वाली वेलोसिटी, मतलब ये बॉडी हो गई भैया, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अगर ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो मैं बोलूंगा इसके अबाउट हिंज है, ये है हिंज वाला पॉइंट, तो ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2L/3 इंटू ओमेगा, है ना। तो 1 बराबर v2 डैश 2L ओमेगा/3 माइनस v1 डैश, v1 डैश मतलब फर्स्ट बॉडी की फाइनल वेलोसिटी,
पॉइंट ऑफ कोलिजन की, तो पार्टिकल है, खुद ही हो जाएगी v1 डिवाइडेड बाई v1 माइनस v2, फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी v0 और सेकंड बॉडी की 0। तो यहां से इक्वेशन देखिए क्या आ रही है, जरा चेक करते हैं। तो यहां से इक्वेशन आती है v0 प्लस v1 बराबर 2l ओमेगा बाई 3। देख लीजिए भैया, फिर बाद में काहे मत करिएगा। कहीं डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर ये बात समझ में नहीं आई। हाँ, तो v0 माइनस v1 बराबर एल ओमेगा बाई 6, v0 प्लस v1 बराबर 2l ओमेगा बाई 3। दोनों को अगर ऐड कर दें बच्चा पार्टी तो v1 हो जाएगा कैंसिल। ठीक, तो बताइए क्या आंसर आएगा? ये आएगा 2v0 बराबर एल ओमेगा बाई 6 प्लस 2l ओमेगा बाई 3, एल ओमेगा बाई 6 प्लस 2l ओमेगा बाई 3। तो ये कितना हो गया बच्चों? 5l ओमेगा बाई 6। यहां से ओमेगा की वैल्यू आती है 12v0 अपॉन 5l। ये लीजिए ओमेगा आ गया। ठीक है, अच्छा अब जरा v1 निकाल लें। तो v1 की वैल्यू क्या है? v0 प्लस v1 प्लस v1 बराबर 2l ओमेगा बाई 3। v0 की वैल्यू रख दें तो v1 बराबर 2l ओमेगा बाई 3 माइनस, बोलिए कितना आया? माइनस v0, यही आया। ठीक है, एल ओमेगा की वैल्यू रखिए यहां से 2 बाई 3 ऑफ एल ओमेगा, यहां से रखिए एल ओमेगा कितना आएगा बोलिए? 12v0 बाई 5, 12v0 बाई 5, तो ये हो गया 4 माइनस v0, ये आ गया 8v0 बाई 5 माइनस v0। तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3v0 बाई 5। बच्चों चेक करो, कोई डाउट आए तो बताओ, कोई गलती की हो तो भी बताओ कैलकुलेशन में। बेटा फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, चाहे नीट के हो तो भी पढ़ सकते हो बेटा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो पॉइंट ऑफ परकशन उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आदित्य रतन झा कह रहे हैं सही है सही है। अरे नालायक, पढ़ाई कर तू। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, अब जो है एक टॉपिक जिसका नाम होता है रोलिंग विद स्लिपिंग, वो भी पढ़ते हैं। रोलिंग विद स्लिपिंग, जरा इस टॉपिक को भी पढ़ लेते हैं। हाँ, रोलिंग विद स्लिपिंग में क्या किया जाता है? मान लेते हैं ये एक डिस्क है बच्चों, डिस्क है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया गया है और इस डिस्क को v0 वेलोसिटी देके फेंक दिया गया है विदाउट गिविंग एनी ओमेगा। ओमेगा 0 है, ओमेगा क्या है? 0 है, और फेंक दिया गया सरफेस पे। ठीक है, और अब आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड पार्ट ए, द टाइम after which rolling starts. Find the time after which rolling starts. Part B, final velocity of the disk. तो मेरा कहना यह है कि ये हेडिंग जरूर नई है बच्चों, लेकिन आप अगर थोड़ा ढंग से सोचेंगे तो इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो अगर आप करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं।
तनिष्क गामी, हाँ बिल्कुल आप बाय कर सकते हैं, कर सकते हैं अपने नियरेस्ट सेंटर पे जा करके, ठीक है। ग्रिज, हाँ बेटा मीटिंग एसआरजी के बारे में ही है। तो जरा ध्यान से सुनना, टाइम पूछा जा रहा है कितने टाइम बाद रोलिंग स्टार्ट होगी, और पूछा जा रहा है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि पहली बात तो रोलिंग स्टार्ट होगी क्यों, तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने कहा यहाँ वाले पॉइंट की वेलोसिटी भी v नॉट है, क्योंकि ये प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है। तो यहाँ और यहाँ पर रिलेटिव स्लिपिंग है, दैट मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, इट अपोजेस रिलेटिव मोशन। तो नीचे वाले पॉइंट की जब तक वेलोसिटी नॉन जीरो है तब तक फ्रिक्शन जीरो नहीं होगा, फ्रिक्शन भी नॉन जीरो रहेगा, ठीक। और क्या करेगा, इट विल अपोज द वेलोसिटी ऑफ लोअर मोस्ट पॉइंट, lower most point, it will oppose the velocity of lower most point। ये लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी का अपोज करेगा, अपोज करते करते कम करता जाएगा, कम करता जाएगा, कम करता जाएगा। मान लीजिए लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी टिल लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती, लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी हो गई जीरो, बताइए फ्रिक्शन लगेगा क्या, फ्रिक्शन भी हो जाएगा जीरो, और ये जीवन भर के लिए क्या करता रहेगा, रोलिंग करता रहेगा। क्योंकि रोलिंग में क्या होता है, इन केस ऑफ रोलिंग आपको पढ़ाया जा चुका है बच्चों, रिलेटिव स्लिपिंग बंद हो जाती है और ये परफॉर्म करने लगता है प्योर रोलिंग इस तरीके से कि नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी जीरो हो, और अगर जीरो है तो फ्रिक्शन भी जीरो लगेगा, क्योंकि टेंडेंसी भी कोई नहीं है। कोई डाउट हो तो पूछिए भाई। राहिल सिंह, वो जो 17 लेक्चर वाला है वो मार्गदर्शन है बेटा, वो नहीं। मैंने कॉन्कर 8 करके एक बैच था उसको पढ़ाया था, उसका नाम था कॉन्कर 8। तो कॉन्कर 8 में मैंने डिटेल में पढ़ाया था, देख लेना मिल जाएगा, कॉन्कर 8 करके बैच का नाम है, ठीक है। चलिए अब इसको देखें। एन एस्पायरेंट फ्रॉम कोटा ने कुछ आंसर निकाला है भाई, हम भी आंसर निकालें, चलिए निकालते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ये है डिस्क, ठीक है, ये पॉइंट आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे और उसकी वैल्यू होगी म्यू एम जी। हमें दो तरीके की एनालिसिस करनी है। अभी इसकी वेलोसिटी वी नॉट है लेकिन ओमेगा जीरो है, और ये काम फ्रिक्शन कब तक लगता रहेगा, कब तक ऐसा होता रहेगा बच्चों, जब तक ये रोलिंग स्टार्ट नहीं कर देता तब तक ये काम होता रहेगा। एक बार रोलिंग स्टार्ट हो गई फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टेंडेंसी भी नहीं है और वेलोसिटी जीरो है ही नीचे वाले पॉइंट की, ठीक है, फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। तो यहां से यहां तक की एनालिसिस कर रहे हैं, इसको इनिशियल पॉइंट कह रहे हैं और इसको फाइनल पॉइंट कह रहे हैं। तो पहले ट्रांसलेशनल एनालिसिस करते हैं। ट्रांसलेशनल, तो केवल वेलोसिटी पे ध्यान दो, इसमें एक्सीलरेशन निकालें कितना होगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल और केवल फोर्स क्या लग रहा है, म्यू एम जी बराबर एम ए। म्यू एम जी पीछे लग रहा है तो आप इसको डायरेक्शन वाइज ये भी कह सकते हैं गुरुजी कि एक्सीलरेशन माइनस म्यू जी है, मतलब रिटार्डेशन है, तो वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो टी टाइम बाद वेलोसिटी कितनी होगी, v बराबर वी नॉट माइनस म्यू जी टी, ये आगे इक्वेशन नंबर 1, ये टी टाइम बाद वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब एनालिसिस करते हैं रोटेशनल, यही तो आपको बताया था, ट्रांसलेशनल एनालिसिस करिए, रोटेशनल एनालिसिस करिए, और क्या चीज कॉमन रखिए, टाइम, तो कॉमन रखिए, ठीक। फिर आपस में रोलिंग की कंडीशन लगा देंगे, v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई,
रोटेशन में किसके अबाउट एनालिसिस करना ठीक रहता है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो इसके अबाउट इधर म्यू एम जी, तो टॉर्क का सेंस ऑफ रोटेशन ऐसा, तो अल्फा भी ऐसा, और हम भी यही चाहते हैं कि अल्फा ऐसा, तो ओमेगा के डायरेक्शन में है। तो हम क्या लिखेंगे? म्यू एम जी इंटू आर, ये हो गई टॉर्क की वैल्यू सेंटर के अबाउट, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। यहाँ अल्फा बराबर ए बाई आर धोखे से भी मत डाल दीजिएगा, क्योंकि यहां से यहां तक क्या हो रही है? स्लिपिंग, रोलिंग उसके बाद शुरू होती है बच्चों, ठीक है। यहां से m कैंसिल, r से r गया, और यहां से अल्फा की वैल्यू आती है 2 म्यू जी बाई आर। ये है अल्फा की वैल्यू। अगर ये अल्फा की वैल्यू आ गई तो क्या हम टी टाइम बाद ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्योंकि वेलोसिटी टी टाइम पता है, अगर ओमेगा पता चल जाए तो v बराबर आर ओमेगा कर देंगे। तो हमें एक और इक्वेशन पता है, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट 0 है क्योंकि इनिशियली इस पे पास देख लीजिए, तो अल्फा की वैल्यू 2 म्यू जी बाई आर इंटू टी। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये ओमेगा और ये v आपस में बच्चों कैसे रिलेट होंगे? क्योंकि रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो v इक्वल टू आर ओमेगा, वी नॉट माइनस म्यू जी टी बराबर आर इंटू ओमेगा, मतलब 2 म्यू जी टी। ये आ गया। तो यहां से बच्चों ध्यान दीजिए, ये है 2 म्यू जी टी बाई आर, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो आर ओमेगा के लिए आर का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2 म्यू जी टी बचेगा। तो यहां से आया वी नॉट बराबर 3 म्यू जी टी। तो बच्चों टी की वैल्यू आ गई वी नॉट अपॉन 3 म्यू जी। ए पार्ट खत्म हो गया। चल क्यों नहीं रहा भाई? अरे यहां नहीं चल रहा, तो कोई बात नहीं, 3 म्यू जी। अब टाइम की ये वाली वैल्यू बच्चों मैं यहां पर पुट कर दूंगा तो मुझे v पता चल जाएगी। ये है v की वैल्यू, ये वाली, तो रख देते हैं v बराबर वी नॉट माइनस 2 म्यू जी इंटू टी, दैट इज वी नॉट अपॉन 3 म्यू जी। म्यू जी और म्यू जी कैंसिल हो गया, तो वी नॉट माइनस 2 बाई 3 कितना बचा बच्चों? वी नॉट बाई 3। ये है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द डिस्क। मैं इसका और मेथड बताऊंगा आपको, दूसरा एक और, लेकिन फिलहाल तो ये मेथड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरा देख लीजिए। अवनी वर्मा बेटा, कॉन्कर में 2 मॉड्यूल इसीलिए बांटे गए हैं कि जेई मेंस 1 के पहले हमें आपका सिलेबस खत्म कराना है, ठीक है। तो जेई मेन 1 के पहले मॉड्यूल 1 कराया जाएगा, और फिर जेई मेन 1 से लेकर के जेई एडवांस, बहुत लंबा गैप है, उसमें हम मॉड्यूल 2 करवाएंगे, क्योंकि उस समय भी तो हमें अच्छे क्वेश्चन की जरूरत होगी। चूंकि बेटा बच्चों ये टाइम बहुत कम होता है, अभी से लेकर के जनवरी का 2 साल का सिलेबस कराना है, तो पूरा फोकस थ्योरी पे करिए, सर के सॉल्व एग्जाम्पल्स पे करिए, थ्योरी अच्छी कर लीजिए, सुपर स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ताकि जेई मेन आप 1 अच्छे से दे पाए। उसके बाद फिर एडवांस की प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल 2 करिएगा पार्ट, ठीक है, वरना सिलेबस होने में दिक्कत आ जाएगा बच्चा। ठीक है बच्चों, क्या ये समझ में आ गया? ये क्वेश्चन क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों मैं आपको दूसरे मेथड की ओर ले जा रहा हूं, मतलब इस तरीके के तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जाहिर सी बात है। मैं आपको एनर्जी एनालिसिस बताने जा रहा हूं। एनर्जी एनालिसिस इन सीआरटी। अब इन सीआरटी
तो अगर आपको याद हो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बच्चों एक बात, राहुल यादव सर इसलिए क्लास नहीं ले रहे हैं बच्चा क्योंकि उनके घर में कुछ ट्रेजेडी हो गई है, कुछ सडन दिक्कत आ गई है बेटा, तो इसलिए अभी नहीं ले पा रहे हैं, सैटरडे तक आ जाएंगे, घर में कुछ परेशानी है। तो एनर्जी एनालिसिस इन सीआरटीएम ध्यान दीजिएगा जरा बच्चों, हम सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में ऑलरेडी एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस हाफ एम वी सी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस हाफ एम वी सी स्क्वायर, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा अब देखिए जरा, अगर मैं प्लेन मोशन की बात करूं और ये मान लीजिए भाई साहब ओमेगा से जा रहे हैं और इनके सेंटर की वेलोसिटी वीसी है, तो इनके लिए ये चीज क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाऊंगा तो प्लेन मोशन में क्या होता था, उससे पास होने वाली एक्सिस के अबाउट बॉडी को घूमता हुआ मान लीजिए, ये एक्सिस फिक्स कर दीजिए, ओमेगा से घुमा दीजिए, तो ये टर्म क्या आएगा, हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस, ये टर्म कैसे निकाल सकते हो आप, ये इमेजिन कर लो कि पूरी बॉडी अगर VC से चल रही है तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वही काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी भी, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी हम दो पार्ट में ब्रेक करके निकाल सकते हैं, एक पार्ट में हम प्योर ट्रांसलेशनल मोशन मान लेंगे और एक पार्ट में रोटेशनल मोशन मान लेंगे। लेकिन यहाँ एक गलती होती है, हमने काइनेमैटिक्स में पढ़ा था, जब यहाँ की सीआरटीएम की काइनेमैटिक्स थी तो कोई भी पार्टिकल 1 ले लिया था और कहा था कि अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो हम यहाँ पर पहले वाले पार्ट में V1 प्लस दूसरे वाले पार्ट में इसको फिक्स कर देंगे और ओमेगा से घुमा देंगे और किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल लेंगे, यहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, ऐड करेंगे और आंसर आएगा, ये मैं बता चुका हूं। बट वी कैन नॉट कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी फॉर in this way to calculate काइनेटिक एनर्जी, जो आपने पॉइंट 1 लिया है, दैट शुड बी ओनली, ऑप्शन क्या है बोलो, सेंटर ऑफ मास, केवल और केवल सेंटर ऑफ मास के साथ ही ये काम करके आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं बच्चों, किसी भी रैंडम पॉइंट के साथ ये नहीं कर सकते। है ना, ऐसा नहीं है कि जैसे काइनेमैटिक्स में हम किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी पूरी बॉडी को दे देते थे और दूसरे पार्ट में उसके अबाउट प्योर रोटेशन मान लेते थे और हम वेलोसिटीज निकाल लेते थे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये वाला पॉइंट जो है ना वो केवल और केवल कौन सा पॉसिबल है, सेंटर ऑफ मास, मतलब ये हमेशा हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर ही होना चाहिए और ये हमेशा हाफ MVC स्क्वायर ही होना चाहिए, है ना, कोई जनरल पॉइंट ये नहीं हो सकता। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी हम लोग जम करके, ठीक है, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि आखिरकार इस फॉर्मूले से कैसे काइनेटिक एनर्जी रोलिंग के केस में निकालते हैं और इसके क्या फायदे होते हैं, क्या मीनिंग होता है, सब हम नेक्स्ट क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, मैं एंड कर रहा हूं।